जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। हमें दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बुरा समय हमारी क्षमताओं का विकास करता है और अच्छा समय हमें नम्र बनाता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। मतदान की समाप्ति के बाद शाम 6 बजे परिणाम की घोषणा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश और पंजाब का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और एनडीए सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सांसद स्वदेशी मेला करें आयोजित। नवरात्रि से दीपावली तक लगे स्वदेशी मेला। जीएसटी दरों में कटौती पर व्यापारियों से मिलने को भी कहा। संसद परिसर के बाल योगी सभागार में शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तरी यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और 12 अन्य घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत का दृढ़ विश्वास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जैसे मूलभूत सिद्धांतों की जानी चाहिए रक्षा। देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका निर्णय आज यानी कि मंगलवार 9 सितंबर को हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान की समाप्ति के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। इस दौरान राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी वोट डालते हैं। इस संबंध में व्हिप जारी नहीं होती है और मतदान गुप्त रूप से होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बड़े लोकतंत्र में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। तत्कालीन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 22 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। अब नियम ये कहते हैं कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इस रिक्ति को जल्द से जल्द भरना जरूरी होता है। इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करता है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। भारत का संविधान और 1952 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम साफ तौर पर ये कहता है कि जैसे ही पद खाली होता है, चुनाव आयोग को इसकी अधिसूचना जारी करनी होती है, ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके। भारत के उपराष्ट्रपति पद की कई संवैधानिक, राजनीतिक और प्रोटोकॉल से जुड़ी खासियतें होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 68(2) के प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति के पद में हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र संचालित किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन उस तारीख से 5 साल की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने हेतु पात्र होगा, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 भारत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 17वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई। उत्तरी यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम यरूशलेम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर अडिग है। संसद भवन परिसर में चली बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर बीजेपी और एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म, स्वदेशी मुहिम और ऑनलाइन गेमिंग बिल पर सांसदों के सामने अपनी बात रखी और जनता के बीच इन मुद्दों को ले जाने को कहा। सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल आगामी रणनीतियों का रोडमैप पेश किया, बल्कि भाजपा और एनडीए सांसदों को ये संदेश भी दिया कि सरकारी योजनाओं और सुधारों को जन जन तक पहुंचाना ही सबसे अहम जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक में साफ कहा कि जीएसटी सुधारों को जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से नवरात्र से दिवाली तक स्वदेशी मेले आयोजित करने की बात भी कही, जिसमें भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए। उन्होंने जोर दिया कि हर सांसद अपने क्षेत्र में एक प्रदर्शनी जरूर आयोजित करे, जिसका थीम होगा गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इन मेलों और प्रदर्शनियों में स्थानीय कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों व पारंपरिक स्वदेशी उत्पादों को स्थान दिया जाएगा। एनडीए सांसदों के साथ में वार्ता की है और आज बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। 100% एनडीए एमपीज राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ मिलना हुआ और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जो हाल ही में पार्लियामेंट में जितना इम्पोर्टेंट बिल्स पास किए हैं उसको लेकर के बहुत अपना खुशी भी जताया, साथ साथ ये भी कहा कि इतना इम्पोर्टेंट बिल्स का सही मायने में लोगों तक जानकारी जाना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का, गैम्बलिंग और गेमिंग को मिक्सअप करके जो हमारे युवाओं का फ्यूचर खराब हो रहा था उसके बारे में जानकारी हम लोगों को पब्लिक को देने के लिए कहा। दूसरा जीएसटी बहुत बड़ा चेंजेस जो लाए हैं उसको लेकर के हमारा देश के लोगों को सही मायने में ये समझाना है कि कितना बड़ा रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए एनडीए लीडर्स को लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए आह्वान किया है कि इतना बड़ा रिफॉर्म्स लाया है और देश को आत्मनिर्भर बनना है तो एमपीज को बढ़ चढ़ करके इसमें लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। कल इलेक्शन भी है
तो ऐसे माहौल में ये अच्छा अवसर था सारा एनडीए एमपीज का मिलना, और इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो आज हम लोगों को सुझाव दिया है, मार्गदर्शन दिया है, ये सारा एमपीज ने बहुत ध्यान से सुन करके उपराष्ट्रपति का चुनाव के बाद अपने अपने क्षेत्र में ये संदेश को लेकर के जाएंगे। स्वदेशी को लेकर के स्ट्रेस इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मेक इन इंडिया, जो स्वदेशी सामान है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। एक जमाने में मेड इन जापान सामान पकड़ने से सब लोग प्राउड फील करता था कि ये मेड इन जापान सामान यूज कर रहे हैं। अब ये माहौल बनाना है कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी है, ये सामान हमारा भारत में बना हुआ है, ये कहने पर गर्व महसूस करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ग्रस्त राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वो वहां की मौजूदा स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर जायजा भी लेंगे और सीमावर्ती राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी वास्तविकताओं को समझेंगे। प्रधानमंत्री स्थानीय हालात का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वो भी इस दौरे में उनके साथ रहेंगे और उन सभी जगहों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएंगे जहां बाढ़ की विभीषिका ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उसका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। उस बैठक में हम भी भाग लेने के लिए धर्मशाला जा रहे हैं, वहाँ जहाँ वो बैठक करेंगे। तो वहाँ पर भी अपने क्षेत्र की और पूरे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं इस बारिश के मौसम में, जहाँ नुकसान का जायजा लिया है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। लेकिन सभी साथियों से मैंने यहाँ पर इसी बात के लिए निवेदन किया है कि बरसात के मौसम में एहतियात के साथ, सावधानी के साथ रहें, आप सुरक्षित रहें, ये प्राथमिकता हमारी है। अगर घर ऐसी स्थिति में है कि जहाँ खतरा बना है उस घर में ना रहें, दूसरी जगह जहाँ सुरक्षित जगह है, चाहे 1 महीना कठिनाई में भी गुजारना पड़े गुजारिए, लेकिन जिंदगी को बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है। सशस्त्र बलों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन है। तीनों सेनाओं का ये सम्मेलन सुधारों, रूपांतरण एवं परिवर्तन तथा परिचालन तैयारियों पर केंद्रित होगा। साथ ही संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। सम्मेलन में विचार विमर्श का उद्देश्य सशस्त्र बलों को और मजबूत करना होगा, जो लगातार जटिल होता है और भू रणनीतिक परिदृश्यों में निर्णायक होता है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा सचिव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एकीकृत रक्षा स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य मंत्रालयों के सचिव भी इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि भारत को वैश्विक व्यापार चुनौतियों को नए अवसर में बदलने के लिए अपनी असाधारण क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल में भारत ने आध्यात्म और व्यापार दोनों में विश्व का नेतृत्व किया था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी को यह संकल्प दृढ़तापूर्वक लेना चाहिए। प्राचीन काल में भारत आध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था।
भारत की इस श्रेष्ठता के अनेक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी भी उपलब्ध है। भारत के प्राचीन पश्चिम में भृगु कच्छ, जहाँ आज का उरुच शहर है, तथा मालाबार कोस्ट पर अनेक बंदरगाह थे। उसी तरह भारत के पूर्व में ताम्रलिप्ति, जहाँ आज का तमलुक शहर है, तथा कोरोमंडल कोस्ट पर भी अनेक बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में सामान लाने और ले जाने वाले जहाज से खचाखच भरे रहते थे। एक साथ एक ही देश के 100 से अधिक जहाज़ों के बड़े भारत के समुद्री तटों पर आया करते थे और सामान ले जाया करते थे। एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग के अनेक प्रमाण मिलते हैं। विशाल नौकाओं का यानी लार्ज शिप्स का निर्माण और उपयोग किया जाता था। यदि केवल एक प्रमाण देखना हो तो अजंता की गुम्फाओं के चित्रों में आप विशालकाय नौकाओं भी चित्रों देख सकते हैं। रोमन एम्पायर में सबसे समृद्ध लोग भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना अपनी शान समझते थे। विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्के भारत पहुंचते थे। इतिहास को रोचक शैली में लिखने वाले एक समकालीन लेखक ने प्राचीन भारत के इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस मेटल्स कहा है। भारत को फिर एक बार ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। अधिक आर्थिक क्षेत्रों में एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होने के नाते ईईपीसी को बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। पिछले 7 दशकों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। ईईपीसी को परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में है। समुचित प्रोत्साहन और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की सोच के साथ ईईपीसी जैसे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के एक्सपर्ट्स इनोवेशन इकोनॉमीज और कैचअप इकोनॉमीज के बारे में चर्चा करते हैं। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज है। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज से 19 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज से 8 दिनों की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर राम गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वो मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। मुंबई में वो एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 11 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी में रहेंगे और 12 सितंबर को विशेष विमान से अयोध्या जाएंगे। वहाँ वो राम मंदिर जाकर रामलला और राम दरबार का दर्शन करेंगे। डॉक्टर राम गुलाम की यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी। वर्तमान कार्यकाल में ये भारत में उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी।
भारत और इजराइल ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करना है। राष्ट्रीय राजधानी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ इजराइल भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के तहत निवेश करार करने वाला पहला OECD सदस्य देश बन गया है। इससे पहले भारत संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान के साथ भी ऐसे करार कर चुका है। इस कदम को दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है। यह समझौता निवेशकों को ज्यादा भरोसा देगा और निवेश को सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बनाएगा। साथ ही मुआवजा और पैसे के ट्रांसफर जैसे मामलों में भी सुविधा सुनिश्चित करेगा। अमेरिका के टैरिफ विवाद पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण चाहती है और आर्थिक व्यवहार निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लाभ के लिए ये व्यापार होना चाहिए। विदेश मंत्री ने वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जैसे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व किया। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स देशों के समूह के कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। Excellencies, is a cause for genuine concern. The last few years have witnessed the devastating impact of the COVID pandemic, major conflicts in Ukraine and the Middle East, West Asia, volatility in trade and investment flows, extreme climate events, and a discernible slowing down of the SDG agenda. In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself. It is this cumulative concern that BRICS is now discussing. Excellencies, the members of BRICS represent a broad diversity of societies who are nevertheless deeply affected by these developments. Even in the past, our endeavor has been to find common ground between our respective national policies and to act on that basis. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate. The world, as a collective, is seeking a stable and predictable environment for trade and investment. At the same time, it is imperative that economic practices are fair, transparent, and to everyone's benefit. When there are multiple disruptions, our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने और साक्षरता के महत्व को भावात्मक रूप से जोड़ने के लिए उल्लास साक्षरता गीत सुनिए। ये गीत साक्षरता के उजियारे, शिक्षा की शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समर्पित है। आइए इस गीत के साथ साक्षरता का एक संदेश हर घर तक पहुंचाएं और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आप ये गीत सुनिए। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।